Hello, welcome students. In the last video we have studied about Mendel's dihybrid cross and monohybrid cross. आज हम देखेंगे कि मेंडल के लॉस के क्या एक्सेप्शंस थे और किन वजह से सिर्फ सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल को यूनिवर्सल लॉ माना जाता है, बाकी फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्योंकि बेटा जो मेंडल का सेकेंड लॉ था, डेट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वही सिर्फ एक्सप्लेन कर पाता था कि ब्लेंडिंग एक्चुअली में नहीं होती है, और बाकी जो फर्स्ट लॉ था उन्होंने इसमें कहा था कि डोमिनेंस ही या ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे या तो सिर्फ डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है या सिर्फ रेसेसिव होता है। बट आगे चल के जब मेंडल के काम की डिस्कवरी हुई तो वहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस जैसी चीज़ें दिखी, और ये क्या है ये हम अभी आगे लेटर ऑन वीडियोस में देखेंगे। और मेंडल का बेटा जो थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था उसका एक्सेप्शन मुझे मिला एक लिंकेज, उस लिंकेज प्रोसेस को भी हम आगे देखेंगे। आज हम बेटा पढ़ेंगे कि रेसिप्रोकल क्रॉसेस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं F1 जनरेशन का जो मेंबर आया है उसे मैं क्रॉस करा देता हूँ उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ या फिर उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तो वी आर गोइंग टू स्टडी रेसिप्रोकल प्रोसेस। वी आर गोइंग टू स्टडी रेसिप्रोकल प्रोसेस। अब ये रेसिप्रोकल प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। रेसिप्रोकल प्रोसेस या क्रॉसेस, अब इनमें देखो क्या होता है बेटा, हमें बैक क्रॉस, इसे हम किस नाम से जानते हैं, बैक क्रॉस, और इसमें मुझे दो टाइप के क्रॉसेस को पढ़ना है। एक को बोलते हैं हम टेस्ट क्रॉस, एक को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, और दूसरे को बेटा मैं बोलता हूँ बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, या इसी को हम आउट क्रॉस के नाम से जानते हैं, आउट क्रॉस। अब आगे देखो, टेस्ट क्रॉस में क्या करता हूँ मैं डेफिनेशन इसकी लिखता हूँ बेटा कि व्हेन F1 member is crossed with डोमिनेंट पेरेंट। अगर हम F1 मेंबर को किसके साथ क्रॉस कराते हैं, डोमिनेंट मेंबर के साथ, तो हमारा आउट क्रॉस हो जाता है। अगर मैं डोमिनेंट के साथ कराता हूँ बेटा तो मेरा क्या हो जाता है, आउट क्रॉस। लेकिन बेटा अगर मैं टेस्ट क्रॉस कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना होता है। रेसेसिव पेरेंट के साथ मैं क्रॉस कराऊंगा। अब इधर मैं डोमिनेंट को अगर इस साइड लिख दूँ, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन दी F1 member is crossed with dominant parent। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। मतलब मुझे बेटा इतना समझ में आया कि टेस्ट क्रॉस में मैं किसके साथ, F1 हाइब्रिड को क्रॉस कराता हूँ आपके रेसेसिव पेरेंट के साथ, तो वो हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। बट अगर मैं बैक क्रॉस कराऊंगा तो मुझे डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराना होगा। और इसको देखते हैं। इससे पहले मुझे इतना पता होना चाहिए बेटा कम से कम कि मैं मोनो हाइब्रिड जब क्रॉस कराता था, जब मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म कराता था तो उस समय क्या होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी को जब हम क्रॉस कराते तो ये टॉल पेरेंट था और ये क्या था, ड्वार्फ पेरेंट था। तो इसका जो मुझे बेटा मेंबर मिलता था वो क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी आता था, और ये 100% मुझे पौधे कैसे मिलते थे, टॉल। और आगे चल के क्या होता था, जब मैं इसको सेल्फिंग करा के इसकी F2 जनरेशन निकालता था तो मुझे पनेट स्क्वायर में 4 बॉक्सेस दिखे थे, और इन बॉक्सेस में मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये 4 चीज़ें देखने को मिलती थी, जिसमें से बेटा ये बंदा टॉल था, ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, और ये भी टॉल था। अगर मैं इसके फिनोटिपिक रेशियो की आपसे बात करूं, तो यहाँ मुझे रेशियो मिलता था 3:1। मीन्स मेरा क्या था, टॉल का रेशियो बेटा कितना आ जाता था, 75%, और ड्वार्फ का रेशियो आ जाता था मेरे पास कितना, 25%। अब यही चीज़ें हमें देखनी है कि हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को क्यों परफॉर्म करते हैं, इसे हम देखेंगे। अब टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जब भी हमें
रेसेसिव पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक को हमारे F2 जनरेशन में बढ़ाना होता है तो मैं क्या कराता हूँ, टेस्ट क्रॉस। और जब मुझे डोमिनेंट पेरेंट के फिनोटाइपिक रेशियो या फिर फिनोटाइप कैरेक्टर को मुझे बढ़ाना होता है तो मैं क्या कराता हूँ, बैक क्रॉस। इसीलिए बेटा यहाँ पे देखो मैंने डोमिनेंट पेरेंट को किसके साथ लिखा है, बैक क्रॉस में, और रेसेसिव पेरेंट को किसके साथ लिखा है, आपके टेस्ट क्रॉस के अंदर। आओ पहले देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक वही हाइट का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉल कैरेक्टर एज वेल एज ड्वार्फ पेरेंट। तो टॉल पेरेंट का जीनोटाइप में क्या लिखता हूँ, कैपिटल टी, और ड्वार्फ पेरेंट का स्मॉल टी। अब देखो जब इसका मैं कराऊंगा तो मुझे फर्स्ट में क्या मिलता है, F1 हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मेरा क्या हो गया, F1 मेंबर का हाइब्रिड। अब इस F1 हाइब्रिड को मैं क्रॉस कराऊंगा रेसेसिव पेरेंट के साथ, मैं क्रॉस कराऊंगा रेसेसिव पेरेंट के साथ। तो F1 हाइब्रिड मेरा क्या है बताएंगे बेटा आप लोग, कैपिटल टी स्मॉल टी, और रेसेसिव पेरेंट क्या था, स्मॉल टी। अब इसके बीच जब मेंडल ने क्रॉस कराया तो क्या देखा कि पनेट स्क्वायर बनाते समय इन्होंने क्या देखा, 4 बॉक्सेस यहाँ पे दिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका जब मैं पनेट स्क्वायर का जीनोटाइप लिखूँगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और मुझे क्या मिल जाता है, स्मॉल टी। इस बार उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे बेटा जो गैमीट हैं, यहाँ पे देखो गैमीट में क्या दिखा मुझे कि इस बार 50% प्लांट कैसे आए, टॉल आए। ये भी कैसा होगा, टॉल, ये कैसा होगा, टॉल, और ये दोनों कैसे आ गए बेटा, ड्वार्फ। ये दोनों कैसे आ गए, ड्वार्फ। यानी 50% टॉल और 50% ड्वार्फ प्लांट मुझे देखने को मिले। जैसा कि मैंने अभी कहा था आपसे कि जब मुझे F1 मेंबर के कैरेक्टरिस्टिक और यानी कि रेसेसिव पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक चाहिए तो मैं टेस्ट क्रॉस कराऊंगा। पहले देखो जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने लिया था तो ड्वार्फ कैरेक्टर कितना आ रहा था, 25%। लेकिन जब मैं रेसेसिव पेरेंट के साथ F1 मेंबर को क्रॉस कराता हूँ तो मेरा ड्वार्फ कैरेक्टर 25% इंक्रीज़ होकर 50% हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई? यानी कि रेसेसिव पेरेंट के साथ अगर F1 हाइब्रिड का क्रॉस कराओगे और ये एक टाइप का बैक क्रॉस है तो मुझे क्या मिलेगा, ड्वार्फ कैरेक्टर में इंक्रीज़ देखने को मिलता है। आओ बेटा अब देखते हैं कि टेस्ट आउट क्रॉस में क्या होता है। यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी उसका डोमिनेंट पेरेंट है और इसका क्रॉस कराओगे तुम F1 मेंबर के साथ। आओ इस क्रॉस को देखेंगे तो पनेट स्क्वायर जब हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस बार मेरा यहाँ पे कैपिटल टी और F1 हाइब्रिड कौन था मेरा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देते हैं और देखते हैं इसमें होता क्या है। पहला आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स अब इसका मैं अगर फिनोटाइप इनके नीचे लिखूँ तो ये टॉल हो गया बेटा, ये भी कैसा हो गया, टॉल, ये हेट्रोजाइगस टॉल और ये भी हेट्रोजाइगस टॉल। यानी कि मैं ये देख पा रहा हूँ बेटा यहाँ पे कि क्या हुआ, 100% मुझे क्या कैरेक्टर मिला, डोमिनेंट पेरेंट वाला 100% डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिला। यानी कि सारे के सारे पौधे कैसे आए, टॉल। जबकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसा जब हमने कराया था तो मुझे पे टॉल सिर्फ कितना देखने को मिला था, 75%, और अब मुझे कितना टॉल देखने को मिल रहा है, 100%। तो ये होता है रेसिप्रोकल क्रॉसेस, जिसमें हम बैक क्रॉस कहते हैं, और जिसमें कितना, एक मुझे टेस्ट क्रॉस आता है और दूसरा क्या होता है बेटा, बैक क्रॉस, जिसे आप आउट क्रॉस कह देते हैं। तो अगर आपको डोमिनेंट पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक करानी है तो आप F1 मेंबर को किसके साथ क्रॉस कराएंगे, वेरी गुड, किसके साथ कराएंगे, आउट क्रॉस, यानी कि डोमिनेंट पेरेंट के साथ। और रेसेसिव पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर बढ़ाना है तो मैं किसके साथ कराऊंगा, आपका रेसेसिव पेरेंट के साथ। ओके, नाउ कुछ फॉर्मूलाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनके शॉर्टकट्स भी आपको आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, फार्मूला टू कैलकुलेट टाइप्स ऑफ गैमीट। अगर मैं कह दूं बेटा कि आपको टाइप्स ऑफ गैमीट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आना चाहिए तो कैसे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल देखो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, कैपिटल ए कैपिटल बी। अब आपको पता है, मैंने बताया था जब सिमिलर गैमीट्स होते हैं तो वहाँ पे मैं
उन्हें होमोजाइगस कहता हूँ, और डिफरेंट को क्या कहता हूँ, हेटेरोजाइगस। यहाँ मुझे बच्चों ये 2 दिख रहे हैं पेयर जो कि होमोजाइगस हैं। अब होमोजाइगस, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमें ये फॉर्मूला गैमीट्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, वेयर n क्या होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्क्रीट या फिर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। कितने हेट्रोजाइगस पेयर दिखते हैं उसको 2 की पावर n में रख दो तो मुझे उसके गैमीट का नंबर एग्जैक्ट पता चल जाता है। इसमें मुझे बताओ बेटा, क्या एक भी हेट्रोजाइगस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 2 की पावर 1 ही लिखेंगे, 0 लिखोगे तो 2 ही आएगा। बट सेकंड वाले में क्या करूँगा मैं, अगर मैं आपसे कहता हूँ कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b और कैपिटल C, तो यहाँ एक हेट्रोजाइगस पेयर, 2 हेट्रोजाइगस पेयर दिखा, लेकिन ये हेट्रोजाइगस नहीं है, ये होमोजाइगस पेयर हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 करोगे तो टोटल मुझे कितने गैमीट यहाँ देखने को मिल जाएंगे, 4 यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखेगी। अब एक और क्वेश्चन मैं अगर आपको देता हूँ थर्ड में कि कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल E कैपिटल E, ये 5 का अगर है तो मुझे आप बताएंगे कि अब इसमें कितने टोटल आपको पेयर दिख रहे हैं जो हेट्रोजाइगस है। रेड कलर से मैं उन्हें मार्क कर रहा हूँ, 1 2 3 4, और ये तो बेटा आपका कैसा हो जाएगा, इट इज़ होमोजाइगस, सो वी विल नॉट काउंट इट। तो यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर n, और n आपका क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। बताओ, तो यहाँ पे मुझे 1 2 3 4, 2 की पावर 4 करोगे कितना आ जाएगा बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी कि बेटा मुझे 16 गैमीट्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। अंडरस्टैंड, होप यू हैव गेट इट। नेक्स्ट, अगर मैं आपको एक इसका प्रूफ दिखाऊं बना के तो ये किस तरीके से बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यही वाला क्वेश्चन ले लिया बेटा जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b और कैपिटल C स्मॉल c है। तो इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा ये, देखो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ कि पहले कैपिटल A और स्मॉल a को मैंने लिख दिया, इसके बाद मैं इसके साथ इसके पेयर को लूँगा। देखो इसके बाद क्या बनेगा, सबके साथ कैपिटल B और सबके साथ स्मॉल b, फिर से अगेन कैपिटल B और स्मॉल b। अब लास्ट में दोनों के साथ दोनों पेयर जाएंगे, एक कैपिटल C एक स्मॉल c, इसके साथ भी कैपिटल C स्मॉल c, देन कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल C स्मॉल c। तो मुझे टोटल नंबर कितने देखने को मिल जाएंगे यहाँ बेटा, 1 2 3 थे, तो 2 की पावर 3 करोगे आपका कितना आ जाता है, 8। तो एक क्या मुझे देखने को मिलेगा मेट, ए, या ऐसे देखो कैसे जाएगा, मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से जाएगा A B C। पहला मुझे क्या देखने को मिलेगा, A B और कैपिटल C। दूसरा मुझे क्या देखने को, A B और C, मतलब A कैपिटल B स्मॉल c। फिर नेक्स्ट गैमीट क्या देखने को मिलेगा, A स्मॉल b कैपिटल C, देन A स्मॉल b स्मॉल c। इस तरीके के मुझे कितने गैमीट देखने को मिलेंगे, टोटल 8 गैमीट्स बेटा देखने को मिल जाएंगे। लास्ट वाला भी कर देता हूँ, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c मुझे देखने को मिल जाता है। तो ये तो रहा एक फॉर्मूला जिससे आप बेटा नंबर ऑफ़ क्या निकाल सकते हैं, गैमीट, यानी 2 की पावर n करके, जहाँ पे n क्या है आपका स्मॉल n, इट इज़ नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर इन अ गिवन कॉम्बिनेशन। ओके, अगर इतना क्लियर हो गया है बेटा तो हम आगे चल सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज़। क्या बोला जाता है, पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज़। पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी मतलब मेंडल के जाने के बाद जो डिस्कवरीज़ हुई उन्हें बेटा हम क्या कहते हैं, पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी। अब देखो होता क्या है, पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी में मुझे 2 तरीके के जीन इंट्रैक्शंस को पढ़ना है। अब पहले जीन इंट्रैक्शन को मैं बोलता हूँ क्या, पहले को बोलता हूँ इंट्राजीनिक, पहले को मैं बोलता हूँ बेटा इंट्राजीनिक इंट्रैक्शन, और दूसरे को मैं कहता हूँ इंटरजीनिक इंट्रैक्शन, यानी इसे मैं इंटर एलेलिक भी कह सकता हूँ, इंटर एलेलिक कह सकता हूँ, और दूसरे को क्या बोल सकता हूँ मैं, नॉन एलेलिक। इसे क्या कहता हूँ मैं, नॉन
नॉन एलेलिक। ओके, अब इसका मतलब क्या है आइए देखते हैं। जैसे बेटा मेरी बात को समझो, एक ये क्रोमोज़ोम का पेयर है, इट इज़ अ पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम, और इसी के जीन लोकस पे मुझे एक कैपिटल ए दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है स्मॉल ए, और इधर कैपिटल भी दिख रहा है, और इसी के सामने जस्ट इसके लोकस पे मुझे स्मॉल भी दिख रहा है। और मैं इधर दो डिफरेंट क्रोमोज़ोम बनाऊंगा, यानी दो डिफरेंट क्रोमोज़ोम, यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, और यहाँ क्या दिखा मुझे स्मॉल बी, और यहाँ पे मैं पी से ले रहा हूँ कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अगर यहाँ पे चेंज मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, इस रेड कलर से मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है या इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, तो ऐसे को मैं बोलूँगा इंट्राजेनिक। क्या बोला जाएगा? इंट्राजेनिक, मतलब सिमिलर के बीच में। और अगर डिफरेंट के बीच में हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? इंटरजेनिक। फॉर एग्जांपल ये क्या हुआ, ये वाले का एक्सचेंज इसके साथ हो जाए, या फिर ये वाले का एक्सचेंज किसके साथ हो जाए? इसके साथ हो जाए, और या फिर बेटा बी वाले का एक्सचेंज पी वाले के साथ हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज़ इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन कहेंगे। ओके, टू एलील्स, मान लिया इसका मैं डेफिनेशन लिखूँ आपके लिए, तो क्या हो जाएगा? टू एलील्स ऑफ अ जीन present on same gene locus of a homologous pair of chromosome interact to produce phenotypic effect different from a typical dominant or recessive phenotype। बट अगर इंटरजेनिक में देखेंगे तो टू और मोर इंडिपेंडेंट जीन प्रेजेंट ऑन सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। यहाँ पे कीवर्ड क्या हो जाएगा, मैं दोनों आपके लिए लिख देता हूँ। यहाँ कीवर्ड हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम जीन लोकस। यहाँ एक्सचेंज कहाँ होगा? सेम जीन लोकस पे होगा, और किसके? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बट अगर मैं यहाँ देखूँगा तो टू और मोर इंडिपेंडेंट जीन, टू और मोर इंडिपेंडेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन दी सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम, सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम एट लोकाई। लोकाई मीन्स होता है बेटा पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। क्या होता है? पोजीशन ऑफ जीन किसी क्रोमोसोम के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं? लोकस, और इसका सिंगुलर क्या हो जाता है? प्लूरल लोकाई हो जाता है। अब मुझे बेटा जब मैं आगे पढ़ूंगा तो मुझे कुछ चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और आपका को डोमिनेंस, कॉमा लेथल जीन, मल्टीपल एलेलिज्म, ये सारे एग्जाम्पल बेटा हो जाते हैं मेरा किसके? इंट्राजेनिक के। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्राजेनिक। और अगर इंटरजेनिक की मैं बात करूं, अगर मैं इंटरजेनिक की आपसे बात करूंगा तो मुझे क्या क्या यहाँ पे पढ़ लेना है? कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री जीन, और क्या होता है यहाँ पे? सप्लीमेंट्री जीन। अभी मैं इस रेशियो का आगे चल के देखूँगा, 15:7, 7:15, इस तरीके के रेशियोज़ मुझे देखने को मिलेंगे। इन चीज़ों को हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बेटा आओ देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे हम? इंट्राजीनिक इंटरेक्शन। इंट्राजीनिक मीन्स आप समझ रहे होंगे, जैसे आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो जब सेम स्कूल के बीच में होता है तो उसे बोलते हैं हम इंट्राजीनिक। बट डिफरेंट ब्रांचेस के बीच में जब होते हैं तो बोलते हैं इंटर स्कूल। इसीलिए यहाँ पे भी सेम क्रोमोसोम के बीच में जब होगा तो इंट्राजेनिक, और डिफरेंट के बीच में होगा तो इंटरजेनिक। अब देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सबसे पहला फिनोमिना मुझे जो पढ़ना है इसके अंदर बेटा, वो आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से ही पता चल रहा होगा, जब आपका डोमिनेंस पूरे तरीके से एक्सप्रेस ना हो पाए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक्चुअली में होता क्या है बेटा कि 19th सेंचुरी में, बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट आते हैं और मेंडल के काम की रीडिस्कवरी करते हैं। इनका नाम है कार्ल कोरेंस, वॉन सेरमार्क
वॉन शेरमार्क और ह्यूगो डी वरीज। और उन्होंने क्या कहा, इनका नाम क्या था बेटा, ह्यूगो डी वरीज, ह्यूगो डी वरीज। ये 3 साइंटिस्ट आते हैं और मेंडल के काम की रीडिस्कवरी करते हैं, और उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस जैसे फिनोमिना को ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए, और इसके लिए उन्होंने 2 प्लांट्स को स्टडी किया। मैं लिखता हूँ द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैन बी स्टडीड इन 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट। और इस 4 o'clock प्लांट का आपका बोटेनिकल नेम क्या हो जाता है बेटा, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। क्योंकि ये बोटेनिकल नेम है तो जीनस आपका कैपिटल रहेगा और स्पीसीज सब कुछ स्मॉल रहेगा, दोनों के नीचे अंडरलाइन करेंगे। और दूसरा प्लांट आप कौन सा ले सकते हैं स्टडी करने के लिए, एंटीराइनम मेजस। दूसरे प्लांट का नाम क्या है, एंटीराइनम मेजस, एंटीराइनम मेजस प्लांट को मैं ले सकता हूँ। अब एंटीराइनम मेजस नाम को आप नॉर्मल किस नाम से जानते हैं, स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन, या इसी को हम डॉग प्लांट भी बोलते हैं, डॉग प्लांट। तो बेटा मैं 2 प्लांट्स में आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर सकता हूँ। एक का नाम क्या है आपका मिराबिलिस जलापा और दूसरे का नाम है एंटीराइनम मेजस। तो आइए देखते हैं कैसे इन चीज़ की डिस्कवरीज हुई। बेटा क्या कहते हैं मेंडल, यहाँ पे बाद में जो साइंटिस्ट आते हैं वो कहते हैं कि रेड प्लांट एक लिया गया, रेड फ्लावर्स, और दूसरा लिया गया आपका वाइट फ्लावर, सेकेंड इज़ वाइट फ्लावर। तो रेड फ्लावर के गैमीट को मैं लिखता हूँ कैपिटल आर, और वाइट फ्लावर के गैमीट को मैं लिखता हूँ स्मॉल आर। ये इसके जीनोटाइप्स हो गए। तो बेटा होता क्या था कि मेंडल जब क्रॉस कराते थे तो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताया था कि दोनों में से कोई एक पेरेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करता था, और जो एक्सप्रेस करता था डेट इज़ डोमिनेंट एंड विच गेट्स सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिसेसिव। तो कैपिटल आर स्मॉल आर से मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो आया कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आपको पता है कि डोमिनेंट यहाँ पे रेड कलर है, तो यहाँ पे मुझे सारे प्लांट्स कैसे दिखने चाहिए थे, 100% रेड दिखने चाहिए थे। बट हुआ क्या कि मेंडल ने जब ये काम किया तो जब बाद में वाले साइंटिस्ट ने इनके काम की रीडिस्कवरी की तो यहाँ देखने को मिला एक शॉकिंग रिजल्ट आया। ये सारे प्लांट्स मुझे बेटा किस कलर को देखने को मिले, देवर पिंक, देवर पिंक। एक अलग ही कैरेक्टर निकल के आया। मीन्स ना डोमिनेंट कैरेक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, ना रेसेसिव कैरेक्टर ने एक्सप्रेस किया। मेरे पास एक नया कैरेक्टर निकल के आ गया जिसे मैं क्या कहता हूँ, पिंक कलर। अब फिर दे स्टार्टेड सेइंग दैट मेंडल वॉज रॉन्ग। अब यहाँ उन्होंने कहा था कि ब्लेंडिंग नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द गैमीट्स सेपरेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन बट दे डू नॉट ब्लेंड। उन्होंने ये कहा था उनकी मिक्सिंग नहीं होती। उन्होंने कहा कि रेड और वाइट मिलके यहाँ तो पिंक आ गया। बट यहाँ पे उन्होंने कहा कि जब अब F1 जनरेशन निकाल लिया है तो लेट्स टेक सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग कराया, और F2 भी निकाल के देखते हैं। तो F2 निकालने का प्रोसेस क्या होता है आपको पता है, यू नो, कैपिटल आर स्मॉल आर। मान लिया ये मेल था तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल। इसके साथ सेल्फ करा के देखा। तो बेटा जब उन्होंने सेल्फ कराया और देखा तो उनको पनेट स्क्वायर में क्या रिजल्ट देखने को मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। वो कहते थे कि अगर ब्लेंडिंग होती है, अगर रेड और वाइट मिलाने से एक पिंक फ्लावर आता है तो पिंक और पिंक मिलाने से एक्स्ट्रा पिंक फ्लावर आना चाहिए। अगर ब्लेंडिंग होती है तो अगर मैं पिंक और पिंक को मिलाऊं तो डार्क पिंक मिलने को होगा। ब्लेंडिंग का मतलब बच्चों आप समझ पा रहे हो क्या होता है बेटा, कि जैसे मैंने एक रेड कलर ले लिया, और एक वाइट कलर ले लिया, तो वो अगर एक बार पिंक हो गया तो मैं उसे कभी अलग ना कर पाऊँ। इट इज़ कॉल्ड ब्लेंडिंग मिक्सिंग। बट अगर ऐसा होता तो मैं पिंक और पिंक को ले रहा हूँ, जब पिंक और पिंक को ले रहा हूँ तो फिर तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क पिंक कलर का आना चाहिए। आओ क्रॉस करा के देखते हैं। तो मेल फीमेल ले लिया और इसको दूसरे कलर से करते हैं। पहले में बनेगा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और क्या मुझे देखने को मिल रहा है बेटा, स्मॉल आर स्मॉल आर। मतलब ये मुझे इस टाइप के गैमीट्स देखने को मिले।
अब जब मैं इनके नीचे इनका फिनोटाइप देखूंगा तो ये तो डोमिनेंट था, ये रेड है, बट ये कैसा आया, पिंक, ये वाला भी कैसा आया, पिंक, और स्मॉल आर वाला कैसा आ गया, वाइट आ गया। मींस मुझे इसका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम देखने को मिलता है। जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो सेम देखने को मिलता है। चलो जीनोटाइप देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर एक बार, कैपिटल आर एक बार, कैपिटल आर स्मॉल आर दो बार, और स्मॉल आर एक बार। और फिनोटाइप में भी देखो, रेड मुझे एक बार देखने को मिला, पिंक दो बार और वाइट एक बार। अब देखो यहाँ वापस से बेटा वाइट कलर ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया F2 जनरेशन में, जबकि इन्होंने कहा था कि यहाँ ब्लेंडिंग हो गई है। दे सेड दैट ब्लेंडिंग अकर्स, लेकिन ब्लेंडिंग अकर नहीं होती है, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग हो जाती है तो यहाँ कभी भी मुझे बेटा मेरा वाइट कलर देखने को यहाँ पे नहीं मिलता, बट वाइट कलर देखने को मिला। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना है अपनी डिक्शनरी में कि जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही सेम आता है, 1:2:1 एंड 1:2:1, ये दोनों ही रेशियो सेम होते हैं। और ये ध्यान रखना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्राजीनिक इंटरेक्शन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्राजीनिक इंटरेक्शन। होप सो यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोज़ में वी विल सी अबाउट कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म एंड सम अदर थिंग्स। So students, if you have any type of confusion regarding your test cross, back cross or incomplete dominance, ask me in the comment section. I will definitely answer your question. Okay students, keep studying and thank you so much. Till the next video. Okay.